एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन है। 12th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिसिबल होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स होगा सॉल्यूशन में। तो यहां पे होता क्या है, जो सॉल्यूशन बना होता है वो दो चीजों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जो कि कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लिक्विड से बन सकता है, दो सॉलिड से भी बन सकता है। बहुत सारे अलॉयज हैं जो कि दो सॉलिड से बनते हैं, ठीक है, और दो लिक्विड से बन सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड से, या गैस प्लस लिक्विड से बन सकता है, या गैस प्लस गैस से बन सकता है, ठीक है, या सॉलिड प्लस सॉलिड से बन सकता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे हम एक्सप्रेस करें कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, या कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। उसके लिए है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो जैसे हम लेंथ को नापने के लिए, छोटी लेंथ को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम, फर्मी, फेम्टो, ये सारी यूनिट्स हैं, एंड बड़ी लेंथ को नापने के लिए पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सारी यूनिट्स हैं। उसी प्रकार कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, या कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको बताने के लिए हमारे पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पीपीएम, ये सारी यूनिट्स हैं। सबसे पहले मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, या volume of solution in liters। तो इसके डेफिनेशन को कैसे लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर। इसी मोल्स पर लीटर को हम मोलार कहते हैं, और मोलार का सिंबल होता है कैपिटल M। सेकेंड यूनिट इज मोलैलिटी। इसमें भी न्यूमरेटर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। इसकी यूनिट आ गई मोल्स पर केजी, या मोलल, स्मॉल m से इसको हम डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कैसे करोगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास किसी भी एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जोड़ होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोलर मास। यूजुअली ये एटॉमिक नंबर का डबल होता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। यूनिट क्या आएगी इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, और नॉर्मल का सिंबल होता है कैपिटल N। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा मोलर मास, जो बताया था ना, प्रोटॉन के नंबर का डबल होती है होता है मोलर मास, तो वही वाला मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, चार्ज। अगर +1 है तो भी एक वैलेंसी है, -1 है तो भी एक वैलेंसी है, +2 है या -2 है तो 2 वैलेंसी है, +3 और -3 है तो 3 वैलेंसी है। बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम होते हैं, चार्ज पे डिपेंड करती है वैलेंसी। तो मोलर मास को अगर हम वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट मास। और दूसरा क्या, अगर इसी मोलर मास को हम एसिडिटी से डिवाइड कर दें तो भी हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी होती है कितने प्रोटॉन्स कोई एसिड सॉल्यूशन में लूज करता है। तो अगर मैं HCl की बात करूं तो एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो एक हो गई एसिडिटी, H2SO4 के केस में 2 हो गई,
H3PO4 के केस में 3 होगी एसिडिटी। इस प्रकार एसिडिटी निकलती है। एक और तरीका इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी भी सेम, कितने OH माइनस आयंस निकलेंगे किसी बेस से। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaOH की बात करूं तो बेसिसिटी आ गई 1, और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो बेसिसिटी आ गई 2, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो बेसिसिटी आ गई 3। तो ये होती है बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट मास के 3 फॉर्मूले, मोलर मास बाय वैलेंसी, मोलर मास बाय एसिडिटी या मोलर मास बाय बेसिसिटी। अब क्या है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैसे निकालने का जो तरीका है वो है गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे गिवन मास बाय मोलर मास से, नॉर्मेलिटी निकाली थी गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास से, और यहां पे गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मोलर मास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डबल करके आता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। और इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, एसिडिटी और बेसिसिटी। लेकिन फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास है मोलर मास के ही बराबर। बस अंतर क्या होता है, फॉर्मूला मास इज यूज्ड इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और मोलर मास इज यूज्ड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स वो जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि NaCl, और इसका एग्जांपल यानी कि HCl। उत्तर सेम ही आएगा दोनों ही केसेस में। HCl का क्या बोलोगे, इसको डबल कर लो, 23 प्लस 35.5, यह आ गया 58.5, और यहाँ पे HCl में 1 प्लस 35.5 यानी कि 36.5, तो इसका मोलर मास 36। तो कैलकुलेट करने का भी तरीका सब कुछ सेम है, बस अंतर किस में है, नाम में अंतर है। मोलर मास और फॉर्मूला मास सेम ही बात है, अंतर सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला मास जो शब्द है वो यूज किया जाता है आयोनिक कंपाउंड के मास के लिए, और मोलर मास यूज किया जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के मास के लिए। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता है अगर मान लो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है A एंड B है सॉल्यूशन के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो इसको हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all the components। ठीक है, तो अगर मैं मान लो हमारे पास A एंड B कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन में, तो नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। और अगर XB का करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A एंड B। अगर मान लो 3 कंपोनेंट है तो क्या होगा, मान लो 3 कंपोनेंट है A प्लस B प्लस C से सॉल्यूशन बना है ना, बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है मान लो, तो क्या होगा, XC क्या आएगा बोलो, NC डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये B के मोल है, ये A के मोल है, और ऑब्वियसली मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मास बाय मोलर मास। तो यही है मोल फ्रैक्शन के लिए। अब देखो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है। जैसे फॉर्मेलिटी में ऐसा यूनिट क्या आती, फॉर्मूला यूनिट पर लीटर या मोल्स पर लीटर जैसा ही है वो, तो इसीलिए उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जो हमने मोलैरिटी के केस में यूनिट पढ़ी है, सेम ही यूनिट फॉर्मेलिटी के केस में भी यूज कर सकते हैं, बस उसमें फॉर्मूला मास निकालना होता है। यहां मोल फ्रैक्शन के केस में इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही में नंबर ऑफ मोल्स यूज किया गया है, तो मोल्स डिवाइड बाय मोल्स, तो कट के क्या आएगा, नो यूनिट, तो मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस। ठीक है, परसेंटेज बाय मास, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का टोटल मास होता है ये, और इनटू 100। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप अपने एग्जाम में, 100 में से 40 नंबर आए तो हमारी परसेंटेज कितनी होगी, 40% हो गई। तो सिमिलरली हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया ना यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो सेम ही है यहाँ पे। देखो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज बाय मास को रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज बाय मास बोलो या परसेंटेज बाय वेट बोलो, एक ही बात है, वेट बाय वेट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, W बाय W। अगर मान लो मैंने बोला 5% वेट बाय वेट, तो क्या बोलेंगे इसको, 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट कितना आएगा, 100 में से 5 माइनस करके 95 आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो परसेंटेज बाय मास हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V बाय V से, सेम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये होगी परसेंटेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 नहीं करना है, 10 की पावर 6 करना है, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर ली। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ कहता है अगर हमने गैस का प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ा दिया तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस उस सॉल्यूशन में घुल जाएगी। द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a solution is directly proportional to the pressure of the solution above the solution। तो कितनी गैस उस लिक्विड में घुल गई है वो डिपेंड करेगा कितना प्रेशर आपने उस सॉल्यूशन के ऊपर गैस का लगाया। तो यहां पे प्रेशर जो हमने लगाया है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना अमाउंट ऑफ गैस उसमें घुली हुई है। तो अगर मान लो कि x अमाउंट गैस घुली हुई है, x है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक मोल फ्रैक्शन था, तो मोल फ्रैक्शन के रूप में हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि गैस कितनी घुली हुई है, ओके, x मोल फ्रैक्शन गैस घुली हुई है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा गैस उस सॉल्यूशन में घुली रहेगी, और इक्वल टू का साइन आगे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट्स इट, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब इस लॉ का इस्तेमाल करके मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही हैं। फॉर एग्जांपल सोडा में गैस को पर्च किया जाता है, गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पर्च करके या प्रेशर बढ़ा के कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के ऊपर, तो उसमें घोली जाती है वो, और जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस पानी में घुलेगी, तो इस प्रकार सोडा बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिक्स होती है पानी के अंदर सोडा में। तो और कोल्ड ड्रिंक्स में भी होती है, नॉट जस्ट सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स में भी। कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने अपने पहले ये कोल्ड ड्रिंक की जो भी रेसिपी रहेगी चीनी वीनी डाल के सेट कर लिया, उसके बाद ठंडा कर लिया करके उसमें गैस के प्रेशर को बढ़ा के उसमें गैस को डिसॉल्व कर लिया। लो टेम्परेचर पे क्यों करते हैं, क्योंकि गैस ज्यादा घुलेगी सॉल्यूशन के अंदर लो टेम्परेचर पे, तो इस वजह से लो टेम्परेचर करके गैस घोल ली और उसको सील पैक कर दिया। तो अब वो प्रेशर मेंटेन्ड है और वो गैस उस सॉल्यूशन में घुली हुई है। तो जैसे ही आपने ढक्कन खोला, अब आपने प्रेशर कर दिया कम,
प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ढक्कन खोलते ही और गैस बाहर आ जाएगी, सॉल्यूशन में नहीं रहेगी, मतलब धीरे धीरे लिबरेट हो जाएगी। तो यही कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर होगा तो गैस घुलेगी, प्रेशर हटाओगे तो गैस बाहर आ जाएगी। तो कितनी ज्यादा गैस घुलेगी पानी या सॉल्यूशन में, जितना हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल। सेकंड इज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें जब आप पहाड़ों में चले जाएं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपको सांस खींच के लेनी पड़ती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, टू टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो उतनी है ना, 21% है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन तब जाएगी जब हम खींच के सांस लेंगे। उस केस में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इस वजह से हमें टायर्डनेस फील होती है, डिजीनेस फील होती है, थक जाएंगे, चक्कर आएंगे, और ज्यादा लेवल कम होने से एनॉक्सिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो डेंजरस है ये। अगर सांस फूल रही है तो बैठ जाओ, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से ब्लड में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो हेनरी लॉ भी यही कहता है कि अगर प्रेशर कम हुआ तो गैस सॉल्यूशन में कम घुलेगी। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो तीसरा बेंड्स। बेंड्स होता है जब डीप सी डाइवर समुद्र में कूद जाएगा तो समुद्र के जितना अंदर जाएगा उतनी ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होती हैं पानी में, और वो गैसेस क्योंकि उनका प्रेशर ज्यादा है इसलिए वो पानी में डिसॉल्व है, और हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर, हमारे ब्लड में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम चाहे या ना चाहे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो गैसेस घुस जाएंगी और हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में चली जाएंगी। वो गैसेस जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा गैसेस हमारे ब्लड में खुल जाएंगी और एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, और एयर बबल्स की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, उससे भी मृत्यु हो सकती है। इस मेडिकल कंडीशन को बेंड्स कहते हैं। प्रेशर बढ़ गया था, कब बढ़ गया, जब डीप सी डाइवर ने समुद्र में छलांग लगाई। प्रेशर घट गया जब आप पहाड़ों में चले गए, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा गैस का उस लिक्विड के अंदर। तो इसी के साथ तीनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने हेनरीज लॉ के कर लिए। अब चलते हैं रॉल्ट्स लॉ की तरफ। रॉल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है और ये भी हेनरी लॉ की तरह इस सेम बात कह रहा है। हेनरी लॉ कह रहा था कि जितना प्रेशर लगाओगे गैस का सॉल्यूशन के ऊपर उतनी ज्यादा गैस पानी में या सॉल्यूशन में घुल जाएगी। ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अगर सॉल्यूशन में कोई वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, जितना अमाउंट उस वोलेटाइल कंपोनेंट का होगा उस सॉल्यूशन में उतना ही वो प्रेशर लगाएगा। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ vapor pressure of that component in its pure state and mole fraction of that component। तो सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होगा उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइड बाय उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से जब वो प्योर स्टेट में था, जब वो सॉल्यूशन में नहीं था, प्योर में था। और ये क्या है, सॉल्यूशन में जब वो कंपोनेंट घुल गया उसके बाद उसने कितना वेपर प्रेशर लगाया। देखो पहले वेपर प्रेशर समझ लेते। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मान लो तुमने पतीले में पानी रखा, पानी को किया गर्म और ढक्कन ऊपर से ढका हुआ है आपने, तो जो पानी के वेपर्स होंगे वो क्या करेंगे, पतीले के वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे और ढक्कन पे भी लगाएंगे। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
कितना वेपर प्रेशर कोई कंपोनेंट लगाएगा। मान लो कि ए कंपोनेंट है वो पीए पार्शियल वेपर प्रेशर लगा रहा है, तो ये बराबर होगा कितनी मात्रा में वो वोलेटाइल कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में है, मात्रा को हम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे जब वो कंपोनेंट प्योर स्टेट में है तब कितना वेपर प्रेशर लगाया करता था। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको पार्शियल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो बस यही है रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके एंथैल्पी चेंज नहीं होता। एंथैल्पी चेंज इज 0, वॉल्यूम चेंज इज आफ्टर मिक्सिंग 0 और ओबेज रॉल्स लॉ। तो पहला क्या था, दो चीजों को मिक्स किया तो एंथैल्पी चेंज 0 है, वॉल्यूम चेंज 0 है और रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब आप ये बोलोगे कि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और वॉल्यूम कैसे बढ़ गया? यस, बढ़ जाता है। मान लो आपने अल्कोहल और पानी को मिक्स किया तो बहुत कम मात्रा में बट हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, कारण क्या है? जब अल्कोहल के पार्टिकल्स अकेले थे तो उनका इंटरेक्शन आपस में ज्यादा था, और जब पानी के पार्टिकल्स अकेले थे तो उनका आपस में इंटरेक्शन ज्यादा था। लेकिन जब आप उन दोनों को मिक्स कर दिया तो कंपैरेटिवली इंटरेक्शन कम हुआ है। इस वजह से पानी में इथेनॉल मिलाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि आपने एसिड और पानी घोल दिए, तो एसिड में पानी मिला दोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम घट जाएगा और हीट लिबरेट होगी, यानी कि सॉल्यूशन जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा। और जब हम अल्कोहल में पानी मिलाते हैं तो सॉल्यूशन हल्का सा ठंडा हो जाता है। हीट चेंज भी होती है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलते हैं, वॉल्यूम चेंज भी होता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलते हैं, और रॉल्स लॉ ओबे अगर कोई सॉल्यूशन करे तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएट भी हो सकता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, या तो पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो आइडियल सॉल्यूशन से। तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H मिक्स होने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ज्यादा होता है 0 के मुकाबले, वॉल्यूम भी ज्यादा होता है 0 के मुकाबले, वॉल्यूम चेंज भी ज्यादा होता है। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन में टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर के। ठीक है, इंडिविजुअल पार्शियल वेपर प्रेशर के से ज्यादा रहेगा टोटल वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 एंड टोटल प्रेशर इज लेस देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A and B components in a solution। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आता है? अब देखो, इसको ध्यान से देखना ग्राफ को। आपने ये बना, यहाँ पे XA 0 है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और XB यहाँ पे 1 है। तो देखो होता क्या है, हमेशा मोल फ्रैक्शन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का होगा उनका हमेशा जोड़ 1 आता है। The sum of mole fraction of all the components in a solution is equal to 1। तो XA अगर 0 है तो XB 1 होगा, और XA अगर 1 है तो XB 0 होगा। तो XA की मात्रा 0 थी तो इसका देखो y एक्सिस पे आपके पास वेपर प्रेशर है, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है? तो ऐसे XB इंक्रीज हो रहा है और ऐसे XA इंक्रीज हो रहा है। जब XA की मात्रा 0 थी, जब उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ी है तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ा है। तो ये जो लकीर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन
विच इज इक्वल टू XA डॉट P नॉट A। अब यहाँ पे XB धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू XB डॉट P नॉट P। अगर y एक्सिस की बात करें, यहाँ पे प्योर फॉर्म में A है क्योंकि XA 1 है, तो प्योर स्टेट में A है यहाँ पे, और यहाँ पे प्योर स्टेट में B है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे XB की मात्रा 1 है, तो इसीलिए P नॉट B P नॉट A। ठीक है, तो ये है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, और इस तरीके से हमें लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो इनको जोड़ के पार्शियल प्रेशर की बजाय टोटल लिख देना, और ये लकीर बताएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। दैट्स इट। फ्रॉम रॉड्स यहाँ पे और यहाँ पे हमने आइडियल सॉल्यूशन की लकीरें खींच दी। पॉजिटिव वेपर प्रेशर मतलब ये वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, नॉर्मल से ज्यादा आएगा, तीनों लकीरें नॉर्मल से ज्यादा आएंगी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर XA की मात्रा 0 है तो ग्राफ PA का है, ये लकीर PA की है, दैट इज मोर देन XA डॉट P नॉट A। और अगर XB 0 है तो ये लकीर किसकी होगी? XB की होगी, तो PB इज मोर देन XA डॉट P नॉट XB डॉट P नॉट B। और ये क्या होगा? P टोटल इज मोर देन PA प्लस PB। यहाँ पे XB 0 है और XA 1 है, तो इसीलिए P नॉट A का वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे XB 0 नहीं 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे P नॉट B का वेपर प्रेशर है। यहाँ ऐसे क्या इंक्रीज हो रहा है? XB इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ XA इंक्रीज हो रहा है। अब नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे होगा? सब कुछ सेम रहेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मोर देन को कर दिया, लेस देन, लकीर को मिटा दिए ऊपर वाली लकीरें, ठीक है, और इनको कर दिया नीचे से, इनको कर दिया नीचे से, ठीक है, और मोर देन के साइन को कर दिया लेस देन का साइन। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं है। पॉजिटिव का नेगेटिव करके नीचे से लकीरें बना दो और सेम ही है, बस इसमें लेस देन इंडिविजुअल कंपोनेंट, जब A कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और B कंपोनेंट का कम हो जाएगा जितना होना चाहिए था, और टोटल पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अब चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ हुआ क्यों। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H मिक्सिंग मोर देन 0, यहाँ लेस देन 0। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये हुआ एंडोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ जो प्रोसेस हुआ वो हुआ एक्सोथर्मिक। यहाँ सॉल्यूशन एक्सपैंड हो रहा है और यहाँ सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। टोटल वेपर प्रेशर मोर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A and B components in the solution, और यहाँ टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन A and B पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A and B components in the solution। तो होने का मेन कारण ये है कि जब हमने A और B को मिक्स किया तो AA और BB की इंटरैक्शन जो प्योर स्टेट में होती थी वो ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू जब आपने AB को मिक्स किया उसके मुकाबले, ठीक है। तो AA और BB की इंटरैक्शन ज्यादा थी AB इंटरैक्शंस से। जब पानी और इथेनॉल को मिक्स किया तो वॉल्यूम बढ़ा क्यों, या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि जब पानी अकेला था तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में लिंक्ड हैं। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो जो पहले की लिंकेज थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जब प्योर स्टेट में थे वो ज्यादा थी अब के मुकाबले। तो इसी वजह से मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, हीट एब्जॉर्ब हो गई,
तो अब पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हीट है सॉल्यूशन के पास, एब्जॉर्ब हुई है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की है हीट। इसका एग्जांपल क्या है? जब हम किसी अल्कोहल को पानी में मिक्स करें या किसी अल्कोहल को साइक्लोहेक्सेन में मिक्स करें, यहाँ पे पानी को एसिड में मिक्स करें, पानी को HCl में मिक्स करें। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि देखो HCl एक गैस होती है। गैस क्यों होती है? क्योंकि Cl ऑक्सीजन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इतना छोटा मॉलिक्यूल लिक्विड होता है। और इतना, ये भी छोटा ही है लेकिन फिर भी मोलर मास 36.5 है इसका, वाटर का 18 है। डबल मोलर मास होने के बावजूद HCl गैस होती है। मेन कारण लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl है यहाँ पे। तो अब देखो होगा क्या, इस गैस को जब ये अकेली थी तो ज्यादा प्रेशर लगा रही थी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, लेकिन जैसे ही हमने पानी के साथ मिक्स किया तो ये कम प्रेशर लगाएगी पहले के मुकाबले। तो इसी वजह से टोटल प्रेशर इज लेस देन इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो HCl को घोलने के बाद अब कम प्रेशर लगा रही है तो टोटल प्रेशर कम हो गया, लेकिन जब HCl अकेली थी तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही थी, है ना, तो लेस हो गया है Pa प्लस Pb के प्रेशर से। एंड वॉल्यूम ऑल्सो इज लेस देन बिफोर। देखो कोई भी गैस है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेती है, लेकिन जैसे ही आपने पानी में घोल दिया वॉल्यूम कम हो गया गैस का। ठीक है, तो वॉल्यूम भी कम हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मान लो तुमने पानी के अंदर एसिड को घोल दिया, ठीक है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना है, ये तो पता है ना डाइल्यूशन का प्रोसेस। अभी जब पानी लेना है, पानी में ड्रॉप वाइज HCl डालना है या कोई भी एसिड डालना है, तो आप जब ऐसा करते हो तो हीट लिबरेट होती है। दैट इज व्हाई नेगेटिव डेविएशन एक्सोथर्मिक होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंडोथर्मिक होता है। AA इंटरैक्शन एंड BB इंटरैक्शन आर लेस देन AB इंटरैक्शन। अब इसके बाद चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स प्रेजेंट हैं कितने, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज 4 हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें A और B प्रेजेंट है और A सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है। अगर हमने किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ऑब्वियसली वोलेटाइल सॉल्यूशन की वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। वोलेटिलिटी कम होगी मतलब प्रेशर डिक्रीज हो गया ना सॉल्यूशन का, तो प्योर स्टेट में जो भी प्रेशर था अब उससे कम हो गया। तो when a non-volatile substance is added into the volatile solution, then the vapor pressure of the solution decreases and it is called as relative lowering in vapor pressure. तो P0 minus PS ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना हमने वो सब्सटेंस ऐड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कुछ लगाएंगे तो वो होगा प्योर स्टेट में उस सॉल्यूशन का वेपर, उस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट प्योर था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल दिया तो वेपर प्रेशर हो गया कम। और कम होने को हमने बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के XA अब इक्वल टू किया तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू XA आ गया। इस पूरी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
और P0 माइनस PS को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और XA की वैल्यू आपको सबको पता है कैसे, Na बाई Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पहले तो बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा ये क्या होता है। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्लेन एरिया में मैगी बनाएंगे तो जल्दी बनेगी, या पहाड़ों में मैगी बनाएंगे तो जल्दी बनेगी। तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि प्लेन एरिया में बनी हुई मैगी वो जल्दी बनेगी, ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में बनी हुई मैगी, पहाड़ों में अगर हम मैगी बनाएंगे तो वो जल्दी बनेगी। कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है ऊपर, और जब पानी उबालोगे तो जल्दी उबलेगा। पानी उबलेगा भी तब जब वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो चीज उबलने लगती है, वो सॉल्यूशन उबलने लगता है, वो लिक्विड सब्सटेंस उबलने लगता है। पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इस वजह से वो जल्दी अचीव कर लिया जाता है सॉल्यूशन के द्वारा। इसलिए मैगी अगर बनानी है तो पहाड़ों में जल्दी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पहले के मुकाबले, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कब होगा, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल दिया। ठीक है, हर बार यही होगा। देखो वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम क्यों हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसीलिए हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों ही केसेस को पैदा किया है एक ही चीज ने। क्या चीज है वो, अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल देंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, और ये बन गई आपकी दो लकीरें, और आपने इन दोनों लकीरों को इस तरीके से मिला लिया। तो अब देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, तो ये टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए टीएस मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये लकीर किसकी हुई, सॉल्यूशन की लकीर हुई है, और ये लकीर किसकी हुई, सॉल्वेंट की लकीर हुई। यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हमें मिलेगा क्या, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो टीएस में से T0 घटाएंगे तो इसको बोलेंगे डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी आपको आएगा डेल्टा टीबी। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल। ठीक है, डेल्टा टीबी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, if a non-volatile solute is added into the volatile solvent, then the boiling point of the solution increases and it is called as elevation in boiling point. The symbol is delta TB, whose graph is this, Ts minus T0 is equal to delta TB. इसका फॉर्मूला कर लेते हैं elevation in boiling point का। TB is directly proportional to molality, इक्वल टू के साइन के साथ Kb इंटू मोलैरिटी। अब ये Kb क्या है, इसको बोलते हैं ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और यहाँ m क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन जी। तो यहीं पे पुट करेंगे इसको, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, टीबी तो आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट थे ए क्या थे, सॉल्यूट, बी क्या है, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास क्या है या वेट क्या है, WB है। ठीक है, और ये इस एक्सप्रेशन में केजी में है, तो केबी क्या आ गया, WA बाई एम में,
और जब मल्टीप्लाई का साइन आया तो WB/1 क्या बन गया, 1/WB। अब यहाँ पे अब ये किलोग्राम में है, अगर मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, तो मतलब 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये हो गया, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में WB ग्राम्स में है, AB इज यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल हमेशा आएगा, चाहे जो मर्जी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड हो, सब में इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स सॉलिड या लिक्विड फ्रीजेस, ठीक है, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेस और लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम इस ग्राफ से शो कर सकते हैं। पेपर प्रेशर और ये हो गया टेम्परेचर, और इसकी लकीरें इस तरीके से बनेगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये और ये लकीर आ गई है। अब ये इस लकीर पे क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, T0, और जो घटा हुआ है वो TS होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। तो सॉल्यूशन वाली लकीर कौन सी है, ये वाली सॉल्यूशन वाली लकीर है ना, और सॉल्वेंट वाली लकीर ये वाली सॉल्वेंट वाली लकीर। ओके, सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स पे ध्यान देना है जो भी सिखा रहे हैं उसके। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। डेल्टा TF बराबर होगा T0 माइनस TS। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है ना। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, TS माइनस T0 किसका था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का था। यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, TS माइनस T0 की हो जाए T0 माइनस TS हो जाए। डेल्टा TF भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के ही है, और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद KF इंटू मोलैलिटी, एंड KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलैलिटी का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था वही अप्लाई कर देना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ फॉर्मूला, KF WA/MA इंटू WB ऊपर 1000, और यहाँ पे WB क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। के साथ हमने निपटा दिया प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझना ज्यादा जरूरी है, तभी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको समझ आएगा। जो ऑस्मोसिस होती है वो बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें ज्यादा सॉल्वेंट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट होता है। मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन या सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई सी भी मेम्ब्रेन बोल दो, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी स्किन भी है, कुछ को आने दे रही है, कुछ चीजों को है ना नहीं आने देती है अंदर पोर्स के थ्रू। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर होने देती है उस के थ्रू। हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अगर मान लो आपने रेजिन यानी कि किशमिश को एक
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट इज मोर, तो सॉल्वेंट अंदर मूव करने लगेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो थोड़े टाइम बाद वो जो किशमिश थी वो बड़ी बन जाएगी, रेजिन साइज में एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन बाहर है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का रेजिन के अंदर एंट्री बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज स्टार्टेड, और उसके बाद साइज, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो ये सॉल्यूशन के अंदर आपने रख दी किशमिश या रेजिन। अब ये तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है बाहर, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट कहां पे ज्यादा है? सॉल्वेंट तो फिर रेजिन के अंदर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट बाहर आने लगेगा, क्योंकि बाहर तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इस वजह से डाइल्यूट सॉल्यूशन कहां है? रेजिन के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि बाहर तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो अब रेजिन क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, रेजिन श्रिंक्स। नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच whose concentration is equal to the concentration is equal both inside and outside the cell। मान लो कोई सेल है ये, ठीक है, इस सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ही कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, तो इसमें ना तो सॉल्वेंट अंदर आएगा और ना ही सॉल्वेंट बाहर जाएगा। जब हमें ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, बीमार होने पे, तबीयत खराब होने पे, वीकनेस फील होने पे, उस टाइम पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ही ड्रिप होती है वो, ताकि आपके सेल्स स्वेल अप ना हो जाए, क्योंकि स्वेलिंग में बर्स्ट योर सेल्स। उसमें भी 5 mg पर किलोग्राम पर मिनट की रेट से ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, 5 से 8 mg, ठीक है, इतने पर केजी पर मिनट की स्पीड से ग्लूकोज का जो है ड्रिप लगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, तो यही रेट रहता है उसका आपकी बॉडी में इन्फ्यूजन का। ओके, नाउ आफ्टर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सीधी सी बात है, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा पार्टिकल्स की जिगजैग मूवमेंट होगी, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर लगेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। तो कंबाइन ऑल दीज 3 इक्वेशंस, so what would you get? You will get is directly proportional to n by v into t। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके आएगा n by v into r into t। r की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। अब ये n by v क्या है? इट इज मोलैरिटी या concentration, CRT। This is the formula which you need to use for finding osmotic pressure। अब देखो पाई इज इक्वल टू ICRT फॉर्मूला है, और I है यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर, C है यहाँ पे N by V, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, T इज टेम्परेचर, R इज कॉन्स्टेंट। अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है,
जिसकी वैल्यू जो कि I से डिनोट किया है, ये क्या होता है? देखो इसकी ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करता है, वो कम या ज्यादा हो जाते हैं एसोसिएशन यानी कि आपस में जुड़ने से, या डिसोसिएशन से बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लो आपने सोडियम एसिटेट लिया, सोडियम अलग हो गया, एसिडेट आयन अलग हो गया, तो एक पार्टिकल से बन गए दो पार्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली डिसोसिएशन से बढ़ जाते हैं और एसोसिएशन से घट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एसिटिक एसिड लिया, ये एसिटिक एसिड ऐसे लिया, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हो जाएगी ये, और अब ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है एक एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन और दूसरी एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे तो क्या होगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको बोला एसोसिएशन। तो मान लो एसिटिक एसिड का मास कितना है, कार्बन 12, 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 32 60 हो गया अप्रोक्सीमेटली, हाँ एग्जैक्टली 60 हो गया। तो एक एसिटिक एसिड अगर 60 है तो दो एसिटिक एसिड का मास 120 हो गया, तो मास जो है वो बढ़ जाता है एसोसिएशन के केस में और आई की वैल्यू घट जाएगी एसोसिएशन के केस में। ठीक है, तो अब आई बेसिकली ये बता रहा है कि कितने पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में है। ठीक है, एसोसिएशन से घट गए और डिसोसिएशन से बढ़ गए, टूटने से बढ़ गए, जुड़ने से घट गए। NaCl को पानी में घोल दो तो Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो दो दो पार्टिकल बन गए। हमने एक पार्टिकल ऐड किया था, NaCl ऐड किया था, बन गए Na प्लस और Cl माइनस सेम। तो वेंट हॉफ फैक्टर होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखो नॉर्मल वो है जो अगर एसोसिएशन है, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो 60 हो गया नॉर्मल, और ऑब्जर्व्ड कितना हुआ, हमने ऑब्जर्व किया 120 हो गई है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी। तो 60 बाई 120 क्या हो गया, 60 डिवाइड बाई 120, तो वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो यानी कि एसोसिएशन की केस में वैल्यू आएगी लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर की, और मोर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। और अगर I की वैल्यू 1 है तो नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। अगर एक और फॉर्मूले की बात की जाए इसी में ही, I का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर मास से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उल्टी होगी। ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इसीलिए ये न्यूमरेटर पे आ गया। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है एसोसिएशन के केस में, इसीलिए ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब खुद ही सोचिए कि डिसोसिएशन के टाइम पे I की वैल्यू ज्यादा आएगी, मोर देन 1 आएगी डिसोसिएशन के टाइम पे, अभी हमने देखा। तो मतलब डिसोसिएशन वाला जो एक्सप्रेशन है, आफ्टर डिसोसिएशन वाला एक्सप्रेशन का जो लाइन है वो न्यूमरेटर पे आएगी, तभी तो वैल्यू ज्यादा आएगी, और एसोसिएशन में कम हो जाती है, तो यहाँ पे आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में आएगा बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिए फॉर्मूलों को। और एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि आपने पढ़ा पाई इक्वल टू CRT, सिमिलरली डेल्टा TB इक्वल टू IKBM, सिमिलरली डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। ये सब जो है I से मल्टीप्लाई होते हैं, सारे वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर जो है उसकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इसी वजह से इनसे मल्टीप्लाई करके हमने एक्सप्रेशंस को लिखा है। हमने इतनी सारी बातें की वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना कैसे है। अगर मान लो आपने बेरियम क्लोराइड को आयोनाइज किया तो आपको Ba+2 आयन और 2 Cl- आयन बन गई। अब जब टाइम बीता नहीं था तब ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन BaCl2 की C थी, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन 0 0, लेकिन जैसे ही टाइम बीता तो सी अल्फा बेरियम आयन और Cl माइनस आयन बन गए, लेकिन यहाँ पे 2C अल्फा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन बने हैं एक BaCl2 से, तो मतलब C में से एक C अल्फा गया तो 2 C अल्फा बने क्लोराइड के और एक C अल्फा बना बेरियम आयन का। तो अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर I निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर वाले कितने हैं? C माइनस C अल्फा, देन C अल्फा, देन 2C अल्फा। C अल्फा से C अल्फा मार दो और डिनोमिनेटर में क्या लिख लो? बिफोर वाले कितने थे? C 0 और 0, है ना, डिसोसिएशन से पहले। तो क्या आएगा? C प्लस 2 C अल्फा डिवाइड बाई C कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई C। तो C से C मार तो I की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 2 अल्फा। ध्यान रखना, अगर मान लो आपको बोला है कि 87% डिसोसिएशन है, ठीक है, अगर दिया हुआ है 87% डिसोसिएशन, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा बना। इसी को देखो आगे यूज करके बताते हैं। अगर हमें गिवन है परसेंटेज डिसोसिएशन, पहले से ही गिवन है, मान लो गिवन है ये 87% है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 87 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.87 अल्फा आ गया। तो अभी हमने I इक्वल टू क्या निकाला? 1 प्लस 2 अल्फा। तो 1 प्लस 2 इंटू 0.87 क्या आएगा? 1 प्लस 2.74। तो उत्तर क्या है? 2.74। इस तरीके से आप I निकाल सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है? आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स बने या बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स बने, वो दोनों पता कर लिए और दोनों को डिवाइड कर लिया। तो न्यूमरेटर में आएगा आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपके पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 से आपके 2 HI बन गए। जब समय 0 था तो यहाँ पे CC और 0 कॉन्सेंट्रेशन थे इसकी। जैसे ही समय बीता ये आपके C अल्फा बन गए मान लो, तो यहाँ से C में से C अल्फा घटे और यहाँ पे भी C में से C अल्फा घटे, लेकिन ये 2C अल्फा बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 स्टोइशियोमेट्री है। तो एक C अल्फा माइनस होगा तो 2C अल्फा फॉर्म हो रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब I की वैल्यू कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो I की वैल्यू क्या आ गई? आफ्टर वाली पहले लिखना है C माइनस C अल्फा प्लस C माइनस C अल्फा प्लस 2C अल्फा। तो 2C अल्फा से 2 माइनस के C अल्फा कट गए और डिवाइड में क्या लिखा? C प्लस C। तो क्या आया? 2C बाई 2C। तो ये I की वैल्यू 1 आ गई। देखो I की वैल्यू 1 क्यों आई है यहाँ पे? क्योंकि LHS पे जितने पार्टिकल हैं उतने ही पार्टिकल RHS पे है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल अब एक और केस लेंगे। देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 हेबर प्रोसेस का I कैसे निकालेंगे? मान लो जब टाइम 0 था तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C थी और ये 0 था। अब समय बीता तो क्या बन गया? ये C अल्फा बन गए, ये 2C अल्फा बन गए और यहाँ पे C में से C अल्फा वो भी 3 और यहाँ पे 1 C अल्फा। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी तो इसकी 3C थी और ये यहाँ पे 0 था तो 2C अल्फा। अब फॉर्मूला आगे आफ्टर वाले पहले लिख दो तो C अल्फा प्लस थ्राइस ऑफ C माइनस C अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ C अल्फा डिवाइड बाय बिफोर वाले C प्लस 3C। यहाँ पे आएगा C माइनस C अल्फा, ठीक है, तो C माइनस C अल्फा। तो अब C माइनस C अल्फा प्लस 3C माइनस 3C अल्फा प्लस 2C अल्फा डिवाइड बाई 3C प्लस C इज 4C। तो माइनस के 2C अल्फा बच गए और C और 3C क्या हो गए? 4C डिवाइडेड बाई 4C। अब यहाँ से 2C कॉमन ले लिया
तो क्या आएगा 4 सीधा डिनोमिनेटर में माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा। अब c से c मार दो डिवाइड बाई 2 तो 2 माइनस अल्फा बाई 2 इज i फॉर दिस रिएक्शन। या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये आएगा आपका इस इक्वेशन के लिए i निकालने का फॉर्मूला। 4 पार्टिकल से दो पार्टिकल्स बन रहे हैं तो यानी कि इसमें i 1 से कम आएगा तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हुआ है। i लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन, i मोर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है या बोलेंगे कि वो एसोसिएट या डिसोसिएट कुछ भी नहीं हो रहा है तो i की वैल्यू 1 होगी। जितनी भी हमने आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं उन सभी टर्म्स में से सिर्फ एक मोलैलिटी ऐसा है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड नहीं करता वो, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। यानी कि उसका पूरा फॉर्मूला क्या मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट या मास कभी भी टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता। इसी वजह से सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में से एक कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसी के साथ हमने सॉल्यूशन चैप्टर को कर दिया है खत्म। इस चैप्टर के आपको अब करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स मोस्टली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे आने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, अच्छे से सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली है, तो मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और अगर फिर भी अटक गया तो कमेंट्स में लिख देना, इमीडिएटली उत्तर भेज देंगे आपको। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अनदर चैप्टर इन वन शॉट। टेक केयर।